क्या हो रहा है सर? लाइव है सर? गुड मॉर्निंग एनीबॉडी, सब लोगों को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार प्रणाम। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलिए, हम लोग मिशन ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम सटीक क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। एकदम इसको कंसेप्चुअली बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी को मिस करेंगे वो अपने सब कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए एकदम सटीक ढंग से, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है कि आप कैसे सोल्व करेंगे, किस ढंग से सोल्व करेंगे, कैसे थिंकिंग करना है। आपको सोचना है, इस पर विचार करना है कि किस तरह से विचार करना है। चलिए सब लोग जल्द जल्द लाइव आ जाइए। आप लोग बिक्कू राय जल्दी आइए लाइव। आप लोग सब लोग लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए फास्ट, एकदम एनीबॉडी, सब लोग फास्ट शेयर कीजिए एकदम बढ़िया से। आइए आप लोग, जल्द लाइव आइए आप लोग, सब लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मेरी बात सोच लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए पहले। एकदम जो क्वेश्चन जो लाया गया है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाया गया है। कंसेप्ट ही आपके पास रहेगा हमेशा एग्जाम में। अगर कंसेप्ट को थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो आप अपने इस मिशन को मिस कर सकते हैं। इसलिए मिस नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट के साथ, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। प्लेटफॉर्म कोचिंग आपके साथ है, शैलेंद्र कुमार आपके साथ है। एकदम टेंशन फ्री रहिए। साइंस के क्षेत्र में आपको साइंस में किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दीपक सर, कुछ आज पहला लाइव क्लास है। आज ये जो मिशन ग्रुप डी वाला शुरू हुआ है, ये पहला लाइव क्लास है। जो आपका यहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब जो आपका दीपक सर हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बस 1 मिनट का समय सर को दीजिए, उसके बाद फिर से मैं लाइव में आता हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये बिग अनाउंसमेंट है प्लेटफॉर्म एजुकेशन की तरफ से, नवीन सर की तरफ से, कि आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन तक हम लोग का यह मिशन ग्रुप डी चलता रहेगा सभी सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने शेड्यूल में सारा कुछ डाल दिया है। अभी कुछ बच्चे इसमें, रवि कुमार यादव हिलसा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले बच्चे, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना के नाम से, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी मटेरियल है यूट्यूब क्लास का, ये मिशन ग्रुप डी का, वो तमाम मटेरियल हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से मटेरियल पर डे क्लास होने से पहले, एक दिन पहले, जैसे आज जो क्लास होगा उसका मटेरियल हमने कल ही डाल दिया था, पहले आप लोग मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे। उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जिनको प्रश्न नहीं बनेगा, सर जब क्लास में आएंगे तो सारा डाउट क्लियर करेंगे। और जो भी पूछना है कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पे पूछना, ठीक है? तो किसी बच्चे को समस्या नहीं रह जाएगा, ठीक है? और हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल है, उसको सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है? सारे बच्चे अच्छे से क्लास कीजिए, काफी इफेक्टिव और काफी अच्छा क्लास होने जा रहा है। ओके, थैंक यू। आइए शैलेंद्र सर। जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फास्ट एकदम लाइव आइए, बहुत ज्यादा मात्रा में लाइव आइए, क्योंकि कंसेप्टुअल क्वेश्चन बताएंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ आपके माइंड में सेट कर देंगे, और वही सेटिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में मददगार साबित होगा। आज पहला लाइव क्लास था, थोड़ा लेट हुआ है, हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत लेट हुआ है सिस्टम की वजह से, कुछ 5 मिनट हम खुद लेट आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। धमाका। चलिए आपका पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि 10 ओम, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, आज धीरे धीरे एकदम पढ़ने की कोशिश कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। घबराना नहीं है। आपके हेजिटेशन को, आपके अंदर में समाये हुए डर को मैं खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट नंबर है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक, सुनिएगा, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक है, समानांतर में ये दोनों जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। जल्दी पहले आप लोग एकदम इसका आंसर फास्ट बताइएगा,
एकदम फास्ट भाई, स्पेशल ट्रिक 15 ओम, या शानदार 15 ओम आ गया। विनय कुमार, टाइम टेबल क्या है सर? 7:15 से शुरू होता है टाइम टेबल। सब लोग के कमेंट्स पर भी हम ध्यान देंगे, कमेंट्स पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पूंजी है। आप सफल होइएगा तभी तो आप हमको पहचान पाइएगा, जान पाइएगा कि हाँ, कंसेप्ट का बादशाह शैलेंद्र कुमार। चलिए देखिए यहाँ पर 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। यह संयोजन माने कि 10-10 ओम वाला दो गो है, 10-10 ओम वाला जो दो गो है पहले पैरेलल में है, पहले पैरेलल में, और तब ये दोनों के साथ एक तीसरा जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये 10 ओम का जो तीसरा है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजक का समकक्ष प्रतिरोध, समकक्ष का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है आपसे। एकदम ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे से देखिएगा आप लोग। यहां देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखा जाए, हम बता रहे हैं इसको। ये देखिए, ये दो गो दिया हुआ है, मिस्टेक कर रहा है क्यों ना। नासिर जी, नासिर सर, ये हम जो लिख रहे हैं देखिए गड़बड़ सरबराह है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए देखिए, मिस्टेक हो गया था थोड़ा बहुत। यहां पर देखा जाए सर, एकदम आहिस्ता आहिस्ता देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, एकदम देखिए। आपका सवाल कह रहा है कि पहले दो गो को 10-10 ओम का दो गो समान प्रतिरोध है, और दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये 10 ओम और ये भी आपका 10 ओम है, और तब ये तीसरा जो 10 ओम का है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। तब बताइएगा ये 10 ओम का। और अब कभी कभी ऐसा भी दे देता है आपका, यहां पर सप्लाई वोल्टेज लगा दिया गया है। देखिए यहां पर यही सवाल आपका है। देखिए यहां से 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मात्र 3 तरह का, एकदम इसी पर ध्यान देना है, विचार करना है। देखिए आपका सवाल है कि 10-10 ओम का दो गो, ये वाला दोनों का दोनों आपका कैसे है? पैरेलल में है, दोनों का दोनों पैरेलल में है, तब दोनों के साथ ये सीरीज में है। आप सुनिए मेरी बात पहले, अगर बहुत सारा प्रतिरोध पैरेलल में होता है या सबका वैल्यू सेम रहेगा ना, देखिए बहुत सारा प्रतिरोध अगर पैरेलल में होगा, सबका वैल्यू सेम रहेगा ना, तो एगो वैल्यू निकाल लीजिएगा और जो गो होगा उतना से भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो अब बताइएगा समानांतर क्रम में ऐसा कीजिएगा, मतलब कि समानांतर क्रम में बहुत सारा प्रतिरोध कनेक्टेड हो और उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, सबका वैल्यू सेम हो, तो एगो वैल्यू निकाल कर जो होगा उतना से भाग दे दीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ पर 10-10 ओम का दो गो है और दोनों का दोनों आपका पैरेलल में है, तो बताइएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कहिएगा R बराबर हो जाएगा 5 ओम। ये कितना ओम होगा? 5 ओम हो जाएगा। और अब बताइए ये और ये दोनों अब सीरीज में हो गया, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर इस तरह का हो गया, ये इस तरह का हो गया, दोनों अब हो गया हमारा सीरीज में, और यहाँ पर कोई सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ भी वोल्ट का कोई सप्लाई है। अब यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर ये 10 ओम, और अब बताइएगा यहीं पर आर नेट बराबर, ये दोनों का दोनों हो गया आपका सीरीज में, तो 5 प्लस कितना 10 बराबर ये 15 ओम आंसर हो गया आपका, यहाँ पर 15 ओम आंसर हो गया। चलिए ये 15 ओम रविकांत कुशवाहा का आ गया, 15 ओम राहुल श्रीवास्तव 5 ओम, हाँ 5 ओम इसके बारे में आप कह रहे हैं। चलिए बहुतों लोगों का आपका 15 ओम आ गया है, बहुत शानदार आप लोगों का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का। थोड़ा जूम कीजिए, क्या जूम करना है सर? ये सुनिए आप लोग, अब यहां पर आ जाइए। अब इसी चीज के लिए तो जाना जाता है हमको कि कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन शैलेंद्र कुमार क्रिएट करता है, यानी यही चीज को आपको समझना है।
बनाने के लिए तो सब लोग बना देगा ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है इस पर विचार करना है आपको। देखिए 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक पैरेलल में जुड़े हैं, दोनों का दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और यह संयोजन, यह कनेक्शन 15 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणीक्रम जोड़ा जाता है। तो देखिएगा आपका ये 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणीक्रम जोड़ा जाता है। ये दोनों जो है इसके साथ में आपका, अगर दोनों जो है इसके साथ में सीरीज में है तो कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध। कभी कभी यहां से आपका ये भी वोल्ट का सप्लाई दे दिया गया है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां से धारा आई जाएगा। कभी कभी पूछ देगा कि यहां पर बताइए बिंदु ए हो गया और यहां पर बिंदु बी हो गया, दोनों के लिए बताइएगा वोल्टेज सेम रहेगा ना? हाँ सर, दोनों के लिए वोल्टेज विभवांतर सेम रहेगा, इसलिए कि दोनों का दोनों पैरेलल में है। और आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभवांतर का डिवीजन नहीं होता है, भी का डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अब बताइएगा ये अगर ये विभवांतर का डिवीजन नहीं होगा पैरेलल में तो धारा का तो डिवीजन होगा ना? तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इससे बहने वाली धारा का मान क्या होगा, इससे बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, इस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये निकालना पड़ेगा। अब तब यहां से I1 निकालिएगा, तो यहां से जब I1 निकालिएगा, ये पूरा के लिए मानकर चलिए कि वोल्टेज ड्रॉप V1 आया और इसके लिए V2 आ गया, तो यहां पर I1 पूछिएगा तो I1 बराबर V बटा R1 और यहां पर I2 बराबर V बटा R2। ऐसा क्वेश्चन हम आपको देंगे अगले सेट में या अगले 3-4 सेटों में, हम ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे जो इस बार असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रुप डी में बहुत परेशान किया है। और ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट छोड़कर भागा है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, आपको हम जोड़ने जा रहे हैं, आपको पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सब बताएंगे। श्रवण कुमार, सब लोगों को देखना है महाशय। चलिए अगला, तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 15 ओम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि आप एक समतल दर्पण में देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका छवि का मतलब इमेज आपका इमेज आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? समझिए मेरी बात आप लोग। ये दर्पण में देखिएगा आप लोग, तो एगो समतल दर्पण होता है और एक आपका गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण होता है, तो एक उत्तल दर्पण होता है। तो अब बताइएगा, यहां पर हम कह दे रहे हैं कि समतल दर्पण की बात करते हैं, यहां पर दर्पण कह दे रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ कह दे रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, और एक तरफ कर दे रहे हैं हम लोग, आवर्धन कर दे रहे हैं। अब यहां समझिए आप लोग, अब यहां पर समझिएगा आप लोग, यहां पर समझिए आप लोग। अब देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बड़ी पूछता है आपका। देखिए दर्पण में आपका समतल दर्पण की बात करते हैं, समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ना, हमेशा काल्पनिक बनता है। और इसके बाद में देखिएगा तो सीधा बनता है, सीधा, और इसके बाद अगर देखा जाए काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है वस्तु के आकार के बराबर, और इसके लिए आवर्धन का मान हमेशा एक होता है, हमेशा ऑलवेज आपका 1 होता है, लेकिन प्लस में 1 होता है। देखिए
जब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होता है तो आवर्धन का मान पॉजिटिव लिया जाता है, और जब वास्तविक होता है तो निगेटिव होती है। ये पूछता है बार बार। यहाँ पर दूसरा नंबर में दे रहे हैं हम लोग दे रहे हैं अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए देखिएगा आप लोग, तो कहिएगा काल्पनिक तथा काल्पनिक प्लस वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब होती है। और याद रखिएगा वस्तु के आकार के, देखिए वस्तु के आकार से बहुत छोटा भी बनता है, वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है, और वस्तु के आकार से बड़ा भी प्रतिबिंब ये बनाता है। और याद रखिएगा इसके लिए आवर्धन जो होता है, आवर्धन को m द्वारा दिखलाया जाता है। तो इसके लिए आवर्धन m बराबर 1 भी होता है, ग्रेटर देन 1 भी होता है, लेस देन 1 भी होता है। जब ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाएगा तो आवर्धन प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा इसका। और तीसरा नंबर में कह रहा है उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में कहिएगा हमेशा हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक तथा वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा होता है, छोटा। तो इसके लिए आवर्धन जो होता है हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम। इसके लिए आवर्धन हमेशा 1 से कम होती है इसके लिए। तो यहां पर देख लीजिए इसके लिए आ गया और ये इसके लिए हो गया। पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। ये मेंशन किया हुआ है कि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है सर, आपसे छोटा है। तो अब बताइएगा छोटा प्रतिबिंब अगर वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन 1 से कम ही ना आएगा। तो आवर्धन 1 से कम आपका आया है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से कम आता है। इसका मतलब आंसर आपका हो गया कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के आकार से हमेशा छोटा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आपके प्रश्न का जवाब डी बन गया। लेकिन यहां पर आ जाइए अवतल दर्पण, कहिएगा अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का आपका सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा, बिंदु के समान, वस्तु के आकार के बराबर और वस्तु के आकार से बड़ा भी होता है। लेकिन ये जो समतल दर्पण है लिखे हैं कि हमेशा काल्पनिक, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर। और यही समतल दर्पण जो होता है लेटरल इनवर्स को भी शो करता है, पार्श्व व्युत्क्रम को भी शो करता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा, अगर आप अपना दाहिना हाथ ऐसे निकालिएगा तो दर्पण में आपका कौन हाथ दिखाई देगा? इधर बायां हाथ दिखाई देगा। इसी को हम लोग लेटरल इनवर्स कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका आंसर बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इंग्लिश में इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि अल्कोहल का क्वथनांक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सेल्सियस पैमाने पर दिया हुआ है 78 और आपको केल्विन पैमाने पर पूछा जा रहा है। केल्विन पैमाने पर पहली बात तो समझ लीजिए कि केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में डिग्री दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ताप मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता केल्विन को ही प्राप्त हुआ है। तो पहली बात समझ लीजिए आप लोग यहां पर यदि अल्कोहल का क्वथनांक कितना है, अब यहां पर समझ लीजिए आप लोग, सेल्सियस में दिया है, केल्विन में पूछा जा रहा है। तो हम सारे संबंध को बतला रहे हैं एक साथ। सब लोगों का कमेंट 351 351 सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। देखिए आपको कुछ नहीं, हम सब में संबंध बता रहे हैं। डिग्री सेल्सियस समझिए, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया और र्यूमर हो गया। इस सब में हम संबंध बता रहे हैं।
अगर कोई एगो मान दिया रहेगा तो दूसरा में पूछा जाए तो निकाल सकते हैं आप। इसके लिए देखिए c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5 बराबर r माने र्यूमर r/4। यही सूत्र लगा दीजिएगा, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए सेल्सियस में और केल्विन में है तो दोनों को निकाल दीजिए, सेल्सियस वाले और केल्विन वाले को निकाल दीजिए। तो अब देखिएगा यहां पर c/5 बराबर k माइनस 273/5 कर दीजिएगा। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए c बराबर k माइनस 273। और अब बताइएगा यहां से k निकालिएगा तो k बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब समझ लीजिए आप लोग, अगर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया रहेगा, केल्विन में पूछा जाए ना, तो डिग्री सेल्सियस वाले वैल्यू में 273 जोड़ देना है, निकल जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, शानदार, स्माइल रॉय, बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन से आ जाते हैं, तो के बराबर सेल्सियस में दिया है 78 और प्लस 273 बराबर आपका 351 आंसर यही बन गया। चलिए बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है, ये वाला एकदम याद रखिएगा। और इसके लिए भी बताएंगे आप लोगों को कैसे ये आता है। समय कम है, बताएंगे जरूर। पहले आप लोग जब शेयर कीजिए, पूरा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अभी तो ये एकदम ये तो अभी ट्रेलर है, रियल शो अभी एकदम आगे बढ़ते चले जाएगा, रियलिटी में आज चले आएंगे हम लोग। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई अति नहीं, कोई लॉजिक नहीं, एकदम शानदार ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। देखिए पिच का मतलब होता है तारत्व, तारत्व की बात करते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है पिच कहा जाता है, तारत्व। सुनिए मेरी बात, पिच दिया हुआ है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? बहुत शानदार है आप लोगों का, सब लोगों का ऑप्शन हम देख रहे हैं। अरे बाबा ऑप्शन पहले ही बता दें, ऑप्शन आपका और ध्वनि का पिच 1 नंबर आंसर होगा, 1 नंबर आंसर होगा, 1 नंबर वाले, 1 नंबर वाले एकदम सतर्क हो जाइए। 1 नंबर क्यों हुआ, कैसे हुआ? 1 नंबर क्यों होगा, कैसे होगा, क्या कारण है, इसकी क्यों बताना है ना। अरे जानने के लिए तो सब जानेंगे आप लोग ना, लेकिन क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनाना है वो हमसे जानिए। देखिए पिच का मतलब तारत्व। सुनिए मेरी बात, आप लोग कहते हैं कोई महिला बोलती है तो आप कहते हैं कि बड़ा ना मीठा आवाज है ये, करो बहुत मीठा आवाज है महिला का, माने पतला आवाज है, पतला आवाज है, पतला को श्रील कहिएगा। अगर कोई बोलता है तो उसका इतना ना मोटा आवाज होता है, भाता आवाज होता है, कहेंगे ओह गजबे आवाज है इसका। जैसे मानकर चलाए कि महिलाओं की आवाज जो होता है पुरुषों के अपेक्षा पतली होती है, लेकिन पुरुष का आवाज जो होता है मोटा होता है। ये किस पर निर्भर करेगा? ये पिच पर ही आपका पिच के कारण ही होता है, और पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। सुनिए, इससे किसी ध्वनि को पतला और मोटा समझा जाता है। ये इससे किसी ध्वनि को पतला और मोटा समझा जाता है। जो ध्वनि पतला होता है उसका पिच ज्यादा होता है, जो ध्वनि पतला होगा उसका पिच ज्यादा होगा, और जो ध्वनि मोटा होगा उसका पिच कम होगा। लेकिन ये पिच जो है निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कहेंगे कि माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है वही उसकी आवृत्ति होती है। तो जो माध्यम का कण 1 सेकंड में प्रति सेकंड ज्यादा कंपन करेगा उसकी आवृत्ति भी ज्यादा, और जब आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, और जब पिच ज्यादा तो ध्वनि पतला। तो अब हम कहेंगे इससे किसी ध्वनि को, इससे किसी ध्वनि को, किसी ध्वनि को पतला, पतला का मतलब श्रील होता है, SHRILL, श्रील, पतला तथा मोटा, मोटा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेव। इससे किसी ध्वनि को पतला तथा मोटा, ग्रेव
समझा जाता है, समझा जाता है। और याद रखिएगा, यहां हम कोडिंग कर दे रहे हैं, उतना तो लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है। कहिएगा आवृत्ति अधिक, देखिए यहां पर कोडिंग कर दे रहे हैं हम लोग, यहां पर कहिएगा तारत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के। अगर कह दिया जाए तो कहिएगा आवृत्ति अधिक, आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, पिच अधिक, और ये कहता है ध्वनि पतली, ध्वनि पतली होती है, श्रील होती है। और यहां देखिएगा, अगर हम लोग कह दें आवृत्ति कम, आवृत्ति कम तो तारत्व कम, और ये कह दीजिएगा ध्वनि मोटी होती है, ग्रेव होती है, मोटी, ग्रेव, GRAVE, ग्रेव। तो अब बताइएगा, यहां पर कह रहा है कि ध्वनि की पिच, पिच का मतलब तारत्व, तो इससे किसी ध्वनि को पतला और मोटा समझा जाता है। तारत्व तो जो है आवृत्ति पर निर्भर करेगा, आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व ज्यादा, तो यही बात लिखे, आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, और ध्वनि क्या होगा, पतली होगा, श्रील होगा। तो बताइएगा, ये तो आवृत्ति हो गया, लेकिन ये जो होता है तीव्रता होता है, वो ध्वनि का एगो लक्षण होता है तीव्रता। यहां पर तीव्रता होती है, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर का होता है, स्क्वायर वाला याद रखिएगा, आयाम के स्क्वायर का। कहिएगा इससे किसी ध्वनि को धीमा और तेज समझा जाता है, धीमा और तेज। तो देखिए बहुतों लोगों का ऑप्शन आ रहा है, रेस्ट 3 ऑप्शन डिस्कशन कीजिए। चलिए बताते हैं, देखिए आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। देखिए इससे किसी ध्वनि को, देखिए तीव्रता ज्यादा, आयाम ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा, और तीव्रता ज्यादा होगा तो इससे किसी ध्वनि को धीमा और तेज समझिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं और क्लासरूम में बैठा पीछे वाला स्टूडेंट कह रहा है कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है सर, आप फिजिक्स के भाषा में उसको क्या वो क्या बोलेगा कि आयाम बढ़ाइए अपना, आप अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाइए। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाइएगा तो आपका तीव्रता बढ़ेगा, और जब आपका तीव्रता बढ़ेगा तो ध्वनि दूर तक जाएगा। लाउड स्पीकर से निकली हुई ध्वनि बताइए दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि उसका आयाम ज्यादा है। रेडियो के वॉल्यूम को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाता है, उसका आवृत्ति बढ़ जाता है कि आयाम बढ़ जाता है। तो कहिएगा सर आयाम बढ़ जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, आवृत्ति आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आप लोग जल्द लाइव आइए अपने एकदम एम्पलीट्यूड। चलिए रुपेश कुमार, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। 0.1 किलोग्राम, देखिए 0.1 केजी वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। सुनिए मेरी बात, पहले पहले समझ लीजिएगा इसको, तभी बनेगा इसको, क्योंकि यहां पर आपका माइनस में है भी है, प्लस में भी वैल्यू है। अब यहां समझिए, कानपुर की धरती से प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सब लोगों को प्रणाम मेरी ओर से। आप लोग सब लोग सफल हो कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता छिपी हुई है, और सफलता लेने के लिए आपको एकदम प्रॉपर वे में मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। चलिए देखिए यहां पर आप समझिए, इसको समझिएगा तभी बनेगा महाशय। देखिए यहां पर एक वस्तु है, यहां से गिराया जाता है, और यहां से इसको इसके नीचे तक की ऊंचाई दे दिया गया है आपका कि 2 मीटर है, 2 मीटर से गिराया जाता है। तो अब बताइएगा जब वस्तु को गिराएंगे तो इस पर कौन बल काम करेगा, गुरुत्व बल। गिराएंगे तो गुरुत्व बल काम करेगा, और काम किसके द्वारा संपन्न होता है, बल द्वारा। कभी भी कार्य संपन्न होता है बल द्वारा, वस्तु कभी काम नहीं करती है। तो जब हम यहां से इस वस्तु को छोड़ते हैं
तो अब बताइएगा गुरुत्व बल नीचे लग रहा है तो गुरुत्व बल काम कर रहा है कि वस्तु काम कर रहा है? तो कहिएगा सर गुरुत्व बल काम कर रहा है। और यहाँ बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा समझिए पहले। यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, समझना है इसी चीज को, तो समझना है। नीचे में बताइएगा गुरुत्व बल काम कर रहा है, कहेंगे कि गुरुत्व बल F बराबर होता है आपका mg हो गया। और बताइएगा वस्तु का विस्थापन भी नीचे ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। तो अब बताइएगा विस्थापन, अब हम कह देंगे कि वस्तु का विस्थापन भी नीचे हो रहा है। बताइएगा विस्थापन, अब यहां पर देख लीजिए आप लोग, यहां देख लीजिए, जब ये गुरुत्व बल नीचे लग रहा है वस्तु का विस्थापन भी नीचे ही हो रहा है। विस्थापन S बराबर हो गया विस्थापन। अब यहां पर समझिए बल भी नीचे लग रहा है, वस्तु का विस्थापन भी नीचे हो रहा है, समझना है इस चीज को। देखिए बल भी नीचे लग रहा है और विस्थापन भी नीचे, F भी नीचे और S भी नीचे, दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण? तो कहिएगा दोनों के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ गुरुत्व बल द्वारा किया गया काम पूछेगा तो कहिएगा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर आप लोग यहां पर कह दीजिएगा F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। और अब बताइएगा यहां पर, यहीं पर आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पर देख लीजिए F के बदले में क्या लिख देंगे यहां पर, और यहाँ S के बदले में, S का मतलब यहाँ ऊंचाई हो गया, यहां से यहां तक आ रहा है तो ऊंचाई हो गया। देखिए यहां पर यहीं पर लिख दे रहे हैं गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर आप लोग लिखे हैं F इंटू एस कॉस थीटा, और F के बदले क्या लिखिएगा आप लोग mg, F के बदले mg लिखिएगा, S के बदले h लिखिएगा, और यहां पर cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यही सूत्र लगा दीजिए, यही पर इसी पर बन जाएगा आपका, यही सूत्र लगाइए इसी पर बन जाएगा। m का मान कितना है आपका 0.1 है, और G का मान कितना लेना है 9.8 है, और गुण है, और H का मान हो गया 2 मीटर। तो कितना आ जाएगा ये बोल दीजिए 1.96 जूल हो जाएगा, इतना आंसर हो गया। तो बताइएगा गुरुत्व के अधीन कह रहा है, गुरुत्व के अधीन गुरुत्व बल द्वारा किया गया काम, तो बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम कार्य होगा संपन्न। लेकिन अगर वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, सुनिए, जब वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंकिएगा 2 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो यहां पर पूछाएगा कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया काम, तब ये माइनस वाला आंसर हो जाएगा। तब माइनस वाला जब नीचे से ऊपर जाएगा तब माइनस में कब होगा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, और प्लस में कब होगा आप लोग बता सकते हैं। तो प्लस का आंसर 1 नंबर हो गया। अगर यही वस्तु नीचे से ऊपर जाता, नीचे से अगर वस्तु ऊपर जाता तब वहां पर बताइए बल लग रहा है नीचे गुरुत्व बल, लेकिन वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है ऊपर, आपका बल लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, और cos 180 का मान -1 होता है, तब वहां पर किया गया काम -1.96 जूल हो जाता। निगेटिव, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 होता है, 1/6 होता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? सुनिए, कहेंगे कि पृथ्वी पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होता है चंद्रमा की अपेक्षा। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्व बल का मान, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मान F बराबर हो गया mg, तब बताइएगा mg, और वही चंद्रमा पर पूछेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा mg/6।
और बताइएगा ये गुरुत्व बल खींचने वाला बल है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव। तो बताइएगा खिंचाव बल का मान पृथ्वी पर ज्यादा है, चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहिएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्व बल का मान कम है, और कितना कम है, 1/6 गुना कम है, तो वहां ज्यादा उछलेंगे कि यहां ज्यादा उछलेंगे? तो कहिएगा कि पृथ्वी पर आपका आपका चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना कम उछलेंगे, और चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा उछलेंगे। तो वही सवाल यहाँ पर कह दिया है, दे भी दिया गया है यहाँ पर ये कि कितना क्या होता है जी का मान। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई उछलेगा? 6 गुना ज्यादा। तो 6 1.5 कितना? 9 हो जाएगा। तो हम कह देंगे पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर किसी वस्तु पर लगने वाली गुरुत्व बल F बराबर होता है क्या? mg। F बराबर mg। अगर हम कह देंगे कि चंद्रमा पर लगने वाली गुरुत्व बल पूछा जाए तो कह दीजिएगा F चंद्रमा बराबर आपका mg/6। तब बताइएगा चंद्रमा पर खिंचाव बल का मान जो है पृथ्वी के खिंचाव बल का मान 1/क्या है? 6 है। अगर कह दिया जा रहा है तो अगर पृथ्वी पर वो 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितना मीटर उछल सकता है? 6 1.5 कितना? 9 मीटर। 9 मीटर, क्योंकि वहां पर खिंचाव बल का मान कम है तो उछलेगा ज्यादा, उछलेगा ज्यादा वो, क्योंकि खिंचाव बल का मान कम है। चलिए हो गया आंसर। चलिए ठीक है। 1.5 आपका 1.5/1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? चलिए यहाँ पर सोडा, ड में आ की मात्रा यहाँ छुटा हुआ है, आ कर दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग, बहुत शानदार क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध होता है वो तो क्लोरीन का ही गंध होता है। और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्लोरीन का काम है ब्लीच कर देना, रंगों को उड़ा देना। तो जब वो रंगों को उड़ा देता है तो अस्थायी रूप से कि अस्थायी रूप से? तो ये भी जानते हैं आप लोग कि रंगों को ये उड़ा देता है अस्थायी रूप से कि अस्थायी रूप से, ये तो पता ही होगा आपको। तो अस्थायी रूप से ये रंगों को उड़ा देती है कौन? आपका क्लोरीन जो होती है अस्थायी रूप से रंगों को उड़ा देती है। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिए आप लोग, देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl और यहां पर Cl। इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड कहते हैं, या इसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिएगा, ऑक्सीक्लोराइड कह दीजिएगा, ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। अब यहां पर समझिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है, क्वेश्चन यहां से आता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क आपका अनबुझे चूने, शुष्क अनबुझा हुआ चूना नहीं, आपका शुष्क अनबुझे चूने के ऊपर देखिए यहां पर CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, इस पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित किया जाता है एट 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये प्राप्त होता है CaOCl, और इसके बाद में आपका Cl+H2O। यही कहलाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इसी को कहा जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस
प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो यहाँ आंसर तो ये हो गया, लेकिन एगो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा के लिए देखिएगा NaHCO3, इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसको, या इसी का एक और नाम देखिए, एकदम स्पेशल नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट इसी को कहा जाता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, या इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा। और सुनिए मेरी बात, अगर इसके बारे में कह दिया जाए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही हैं, नहीं सर, बहुत अंतर है दोनों में। एकदम माइंड एकदम सेट कर लीजिए, दोनों में बहुत का अंतर है। बहुत सारे टीचर बतलाते हैं कि बोथ आर सेम, मैं बतला रहा हूं बोथ आर डिफरेंट। दोनों का दोनों अलग है। दोनों का दोनों कैसे अलग है, इसी बात को समझ लीजिए यहां पर आप लोग। ये बहुत ही देखिए क्वेश्चन के रूप में यहां पर हम लिख दे रहे हैं। ये जो होता है बेकिंग पाउडर, जो होता है बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर NaHCO3 तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। टार्टेरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसका मिश्रण होता है। ये बेकिंग पाउडर जो हो गया, ये NaHCO3, अभी NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। लेकिन ये वाला जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और धुलाई सोडा तो जानते हैं आप लोग, Na2CO3 इंटू 10 वाटर मोलिक्यूल होता है। तब बताइएगा इसमें वाटर मोलिक्यूल है कि नहीं है। तो इसको कहिएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है। इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। कहा जाए कि क्लोरीन, बताइएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो कहिएगा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, तो कहिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिएगा, और नहीं तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहिएगा। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो कहिएगा शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और ब्लीचिंग पाउडर में जो आपका गंध होता है ड्यू टू क्लोरीन के कारण होता है। और ये रंगों को ये हटा देता है, रंगों को ब्लीच कर देता है। तो बताइए प्रश्न का जवाब कौन बन गया आपका? प्रश्न का जवाब आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए आपका, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये बताइएगा। अक्रिय गैस कौन कौन होता है, पहले एक बात बता दीजिए आप लोग। अक्रिय गैस की बात करते हैं, इनॉट गैस की बात करते हैं, तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, एंड रेडॉन होता है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि कैसे क्वेश्चन यहां से अक्रिय गैस से आएगा। ये तो जानते हैं कि अक्रिय गैस का 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। हम एक लिख रहे हैं, पूरा चार्ट एक बता दे रहे हैं, चार्ट के आधार पर आप लोग समझिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए अक्रिय गैस यहां कर दे रहे हैं हम लोग, अक्रिय गैस एक तरफ कर दे रहे हैं, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं, एक तरफ कर दे रहे हैं, इसमें सेल कर दे रहे हैं, सेल। और सेल में आपका यहां पर लिख दे रहे हैं के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। और बहुत शानदार चार्ट बना रहे हैं, एकदम इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा महाशय, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्रिय गैस की संख्या पूरे के पूरे कौ गो हैं, 6 गो हैं। अब बताइएगा हीलियम हो गया,
नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया, यही ना है। अब कभी कभी परमाणु संख्या के बारे में पूछ देता है, इसका 2 हो गया, इसका 10 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 में 18 जोड़ दीजिएगा, इसका 54 हो जाएगा और इसका 86 हो जाएगा। अब बताइएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, तो इसमें 2 गो आएगा, पहला घर में 2 गो, के में 2 गो और भरा हुआ है घर इसका, यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 8 कर दीजिएगा। इसके लिए 2 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया, इसके लिए 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया और इसके लिए हो गया आपका 2, 8, 18, 18 और 8 और इसके लिए हो जाएगा आपका 2, 8, 18, आपका 2, 8, 18, 32, 18 और 8 हो जाएगा। तो अब आप लोग ही बता दीजिए हमको, बड़ी शानदार, बहुत ही लाजवाब आ गया आपके लिए, ये एगो ट्रिक आ गया, ट्रिक नहीं बल्कि कंसेप्ट हो गया सर। ये कंसेप्ट अपने माइंड में एकदम हमेशा एकदम जन्मजात तरीके से एकदम सेट कर लीजिए, बस यही ट्रिक तो है, यही ट्रिक है, यही कंसेप्ट है, यही आपका सब कुछ है, यही आपकी जिंदगी है, यही आपका सब कुछ है, यही आपका बीबी बाल बच्चा सब है। एकदम आप शानदार तरीके से इसको देख लीजिए। देखिए सर महाशय, देखिए आप लोग एकदम आप लोग शानदार तरीके से देख लीजिए इसको। आपसे कहेंगे कि आखिर कभी कभी ये दे देता है, ऐसा दे देगा आपका 10, 18, 36 किसका परमाणु संख्या है, 10, 18, 36 किसका परमाणु संख्या है, अक्रिय गैस का परमाणु संख्या है। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ जेनॉन की बात करेंगे जेनॉन का परमाणु संख्या 54 और इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए सबके 72 कक्षा में 8-8 है, लेकिन हीलियम के 72 कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिप्टन पूछ रहा है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36, इसके 72 कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, अब बताइएगा किस सेल में है, तो कहिएगा एन सेल में है। पूछेगा, नया क्वेश्चन है यहाँ से, एन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पी से ओ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौ गो घर है, यही घर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अक्रिय गैस के पास कुल कितने घर होते हैं, 6 गो, लेकिन वही मेंशन कर दिया जाए कि आर्गन के पास कितने घर हैं, तो 1, 2, 3, कौन कौन, के, एल और क्या है, एम है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, बहुत शानदार है, बहुत ही लाजवाब, ये आपका बन गया आंसर। बता दीजिए आप लोग, आंसर क्रिप्टन के लिए कह रहा है 2, 8, 18, 8, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। जी का मान इतना लेना है। सुनिए, हम इसको 2-3 तरीका से बता सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। कहेंगे कि एक गेंद को यहां से फेंका जा रहा है, पता नहीं कितना के वेग से फेंका जा रहा है, ये पते नहीं है, लेकिन ये पता है कि 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट को प्राप्त किया है। तो 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट को प्राप्त किया है, तो इसका अधिकतम विस्थापन तो 80 मीटर हो गया, 80 मीटर हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है सवाल कि 7 सेकंड के बाद इसका निकालना है विस्थापन। तो जब फेंका गया तो ये 80 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त किया, तो उच्चतम बिंदु पर पूछा जाएगा कि इसका विस्थापन क्या होगा, 80 मीटर। लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, अगर 7 सेकंड का समय यहीं तक जाने में लगा है तो विस्थापन 80 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब जब ये नीचे से ऊपर गया, मानकर चले कि 7 सेकंड के से कम ही समय में, मानकर चले कि 4 सेकंड में गया, तो विस्थापन तो ये नहीं होगा। फिर ऊपर से आएगा 3 सेकंड नीचे, तब कहिएगा कि अब ये अपने प्रारंभिक अवस्था से कितनी ऊंचाई पर है, ये इसका विस्थापन होगा। विस्थापन कहता है कि वस्तु कहां से चला था और कहां पर जाकर पहुंचा, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, वही विस्थापन होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। तो ये तो कह दिया जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो आप लोग पहले शुरू में वेग निकाल लीजिए कि शुरू वाला वेग क्या है, जिस वेग से वस्तु को क्या किया गया, फेंका गया। ये तो जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर वस्तु का अंतिम वेग 0 होगा। तो
तो आप ये जान रहे हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब यहां देखिएगा v का मान 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 गुने 10 गुने 80। तो यहां से आप लोग u निकालिएगा तो u बराबर रूट अंडर कितना, यहां 1600 आ जाएगा, बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। एकदम बन गया आपका ये। u का मान निकाल दीजिए सर, 40 मीटर पर सेकेंड की वस्तु को जरूर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया। अब आप लोग विस्थापन निकालने के लिए अब हम कह देंगे कि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया तो 7 सेकंड में इसका विस्थापन क्या होगा, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगा। तो अब बताइएगा h बराबर होता है ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पर देखिए समय भी नहीं दिया हुआ है अब हम कहेंगे कि उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट को उच्चतम माने हाईएस्ट पॉइंट उच्चतम ऊंचाई तक जाता है। अब कहते हैं 80 मीटर की ऊंचाई को यहां कर दीजिएगा, 80 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने में ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय t बराबर होता है u बाई जी। u का मान हो गया 40 और बटा g का मान हो गया 10 बराबर कितना 4 सेकंड। 4 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया है। अब यहां पर देख लीजिए u का मान हो गया 40 और गुने कितना 40 गुने, यहां पर कर दीजिए आप लोग, यहां पर देख लीजिए। अब यहां से आप लोग एक और बना दीजिए कंसेप्ट, यहां से देखिए उसी मेथड को बनाइए तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब देखिए यहां पर अब यहां देखिए आप लोग, अब फर्स्ट देखिए, अब यहां पर आपसे कहा जाएगा कि उसको 4 सेकंड का समय लग गया और फिर बताइएगा 4 सेकंड का समय तो लग गया, 80 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने में 4 सेकंड का समय लगा, लेकिन 7 सेकंड बाद विस्थापन पूछ रहा है, तो फिर ऊपर से कितना आएगा 3 सेकंड आएगा। तो कह देंगे पुनः उच्चतम बिंदु से 3 सेकंड चलने पर वस्तु द्वारा या गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी तो h बराबर हो गया GT स्क्वायर बाई 2। अब बताइएगा g का मान 10 गुने 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटा 2 काट दीजिएगा, 9 पचे 45 मीटर। और अब बताइएगा नीचे से ऊपर गया 80 मीटर 4 सेकंड में, फिर ऊपर से नीचे आया 3 सेकंड में 45 मीटर, तो हम कह देंगे 7 सेकंड बाद, अतः 7 सेकंड बाद विस्थापन h बराबर कह दीजिएगा 80 मीटर, 80 माइनस 45 बराबर 35 मीटर। आंसर ये 35 मीटर आ जाएगा। लेकिन आपको जल्दी बनाने का है, अगर जल्दी बनाने का 35 मीटर तो हो गया। कैसे समझ गए आप लोग, ये तो समझ गए होंगे। चलिए ये तो हो गया आपका, लेकिन एक हम एक्स्ट्रा पेज लेकर बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। इसको एक्स्ट्रा पेज लेकर बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। पहले देख लीजिए कैसे बनाना है, देख लीजिए कैसे बनाना है। एक और हम पेज लेकर एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, छोड़ दीजिए सर, बगल में ही कर दीजिए। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर छोड़ दीजिए, बगल में साइड में बना दे रहे हैं हम। देखिए अगर जल्दी बनाना होगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं तो बन जाएगा। ये देखिए h बराबर आप लोग जानते हैं कि ut माइनस हो गया हाफ GT स्क्वायर। देखिए
H का मान, U का मान पता हो गया है आपको, 40 हो गया है। 40 गुने 7 माइनस 1/2 गुने 10 और गुने, आप बताइएगा 7 हो जाएगा। यहां पर काट दीजिएगा 5 बार में, 7 चौक 28, 280 माइनस 49 में 5 से कर दीजिएगा तो 245 बराबर 35 मीटर। ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ये मेथड भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। हम वहां साइड में एक और मेथड लिख दिए हैं, यू निकालना ही पड़ेगा आपको, यू निकालना पड़ेगा। यू निकल गया और तब एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर वाला सूत्र निकाल दीजिएगा, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। वो मेथड भी है और ये मेथड भी है, लेकिन ये मेथड आप सोचने पर है, आप सोचिएगा इसी मेथड से, लेकिन अगर अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो वो मेथड अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। सुनिए, यहां पर समझिए आप लोग, जब आप लोग दौड़ते हैं और अचानक अगर कहा जाए कि रुक जाइए तो नहीं रुक पाते हैं। क्यों नहीं रुक पाते हैं? क्योंकि आपका बॉडी कहता है कि हम गति में हैं तो गति की अवस्था में रहेंगे। यही बात तो हमारे न्यूटन साहब अपने, देखिए यही बात तो जड़त्व में कहा गया है। जड़त्व में गति के जड़त्व में कहा गया है कि वस्तु अगर गति में रहना चाहता है तो हमेशा वो गति की ही अवस्था में रहना चाहता है। बाहर से कोई बल लगाकर डिस्टर्ब कीजिएगा तो वो डिस्टरबेंस का विरोध करता है। तो इसमें जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, अचानक बोलिएगा कि रुक जाओ तो नहीं रुकेगा, इसलिए कि उसका बॉडी कहता है कि हम गति में है तो गति की अवस्था में रहेंगे। और ये न्यूटन के किस लॉ का पालन करता है? फर्स्ट लॉ का पालन करता है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहा गया है। और जड़त्व में भी दो प्रकार का जड़त्व, एगो विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और एगो गति का जड़त्व है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन में है वस्तु, और कहता है कि वस्तु नहीं, हम आगे हैं तो आगे ही बढ़ते चलेंगे, हमको रोकने की कोशिश मत कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 सही है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुनिए अब यहां पर पहले आप लोग ये समझिएगा, लिखेंगे नहीं इसको, समझाएंगे इसको। सुनिए, एगो होता है सांद्र अम्ल होता है, देखिए एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एसिड। एगो सांद्रण होता है कंसंट्रेटेड एसिड, और एगो होता है तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट एसिड। सुनिए मेरी बात, डाइल्यूट, तनु का मतलब होता है, तनु का मतलब कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा और जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी मात्रा कम। और सांद्र का मतलब होता है कि जो घुलने वाला, जैसे मान कर चले कि पानी है, पानी में अगर नमक डालते हैं घुल गया, डाले घुल गया, डाले घुल गया, और अब ये पानी कहता है कि अब ज्यादा जरा सा भी देगा तो हम उसको घुला नहीं पाएंगे। इस प्रकार के विलयन को ही हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन तनु विलयन में है कि जो घुलने वाला पदार्थ है वो कहता है कि और दे देंगे, और अगर इसमें दीजिएगा घुलाने वाला में तो हम घुला लेंगे, लेकिन नहीं देना है, नहीं देना है। तो मतलब कि पानी है, पानी में नमक डाल रहे हैं घुल गया, पानी में नमक डाले घुल गया, और पानी कहता है कि और दोगे तो घुला लेंगे, और हम कहते हैं कि नहीं देंगे, तो क्या ये विलयन नहीं होगा? होगा विलयन। इस प्रकार के विलयन को ही हम लोग तनु विलयन कहते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ कहता है कि और हम घुल सकते हैं, आपका विलायक कहता है कि और हम विलेय पदार्थ को घुला सकते हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। सुनिए, हम लोग तनु अम्ल को कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, एक सांद्र अम्ल है और उसको तनु करना है, तो याद रखिएगा अम्ल का कम कम मात्रा, अम्ल का बूंद बूंद मात्रा पानी में मिलाइएगा और पानी को लगातार हिलाते रहना है। देखिए, अम्ल को तनु करने के लिए, अम्ल को तनु करने के लिए, चाहे कोई भी आपका सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल को लगातार हिलाते हुए उसमें डालनी चाहिए। मतलब कि
यहाँ पर ये आपका ये अम्ल है और यहाँ पानी है। तो याद रखिएगा, अम्ल को पानी में डालिएगा, अम्ल को, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को हम लोगों को, अम्ल देखिए, सांद्र अम्ल को पानी में डालना है। अगर पानी में उसको डालिएगा तो लगातार पानी को हिलाते रहना है, बूंदे बूंदे डालना है, तब ये बेचारा तनु होगा। लेकिन अगर उल्टा करने की कोशिश कीजिएगा, पानी में ही, अगर अम्ल में ही पानी डालिएगा तो पता चलेगा कि बहुत भारी रिएक्शन हुआ, बहुत तेजी से वहां से आपका उष्मा निकलती है, उष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि अम्ल या क्षार का पानी में घुलने की क्रिया अत्यंत उष्मा छिपी होती है। तो बताइएगा, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल का कम कम मात्रा, बूंद बूंद मात्रा पानी में डालना चाहिए। तो पानी में, तनु अम्ल में पानी, तनु अम्ल में नहीं, तनु अम्ल में पानी नहीं, सांद्र अम्ल में पानी नहीं, सांद्र अम्ल में पानी, गलत हो गया, ये पानी बड़ी तेजी से उष्मा देगा। ये यहां पर ऑप्शन नंबर डी, पानी में सांद्र अम्ल मिलाना है, थोपे थोपे मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य। देखिए, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, सुनिए, किया गया कार्य समझिएगा। इधर से हवा का वेग इधर है, हवा का वेग, हवा का वेग है, उधर से इधर है, और कार जा रहा है, इधर जा रहा है। ये कार जा रहा है, कार है, और बताइएगा यहां पर समझिएगा, ये कार आगे जा रहा है तो कार की गति, कहिएगा कार की गति, कार की गति, और हवा उधर से और कार इधर से जा रहा है, हवा को फाड़ते हुए जा रहा है आगे। तो बताइएगा, कार का विस्थापन इधर हो रहा है, कहिएगा ये कार इधर जा रहा है तो विस्थापन, कार का विस्थापन एस है, कार बल उधर लगा रहा है, कार बल उधर लगा रहा है, और हवा इधर है। देखिए, हवा की गति इधर है, हवा की गति, ये वाला हवा की गति है, ये वाला कार का विस्थापन है। अब बताइएगा, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो हम कह देंगे कि यहां पर दो गो बल काम कर रहा है, समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए, बढ़िया रहेगा ये। देखिए, कार की गति, इधर में बल लग रहा है कार का F1, और इधर में है आपका F2 है। यहां पर कहिएगा कार है, और यहां पर हो गया आपका हवा है। अब बताइएगा, कार आगे जा रहा है, कार किधर जा रहा है, आगे, तो कार बल लगा रहा है आगे, तो विस्थापन भी तो आगे होगा ना, S बराबर विस्थापन। तो कह दीजिएगा, हवा द्वारा किया गया काम माइनस में, हवा द्वारा किया गया काम माइनस में, इसलिए कि हवा बल इधर लगा रहा है और कार गति कर रहा है आगे, दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और बताइएगा, अगर वही कह दिया जाए कि कार द्वारा किया गया काम, कार द्वारा, तो कार भी आगे जा रहा है और बल भी आगे जा रहा है, तो कार द्वारा किया गया काम प्लस में, लेकिन हवा द्वारा किया गया काम क्या चीज में, माइनस में। तो कह रहा है, गति करता हुआ एक कार विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि कार द्वारा किया गया काम जो होगा धनात्मक होगा, कहिएगा यहां कार द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य बराबर पॉजिटिव, और हवा द्वारा किया गया कार्य
बराबर निगेटिव। चलिए ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्यों में निषेचित अंडा, सही बात है, मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। अंडाशय का मतलब होता है ओवरी, ओवरी होता है। और बताइएगा ओवरी जो है किसका अंग है ये, तो कहिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंग है। ओवरी की संख्या एक जोड़ा होता है और यही जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसका नाम है आपका एस्ट्रोजन, और एगो का नाम यहीं पर आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करती है। योनि का मतलब वेजाइना होता है, वेजाइना होती है। और गर्भाशय ग्रीवा का होता है यूट्रस। देखिएगा यूट्रस का एगो भाग होता है, ग्रीवा का मतलब होता है सर्विक्स, CERVIX, और इसी के माध्यम से स्पर्म जो होता है वो प्रवेश करता है। ये सर्विक्स के माध्यम से इससे स्पर्म प्रवेश करता है, कह दीजिएगा इससे स्पर्म प्रवेश करता है, स्पर्म प्रवेश करता है। और ये जो होता है गर्भाशय जिसको यूट्रस कहा जाता है, और यूट्रस में ही आपका निषेचित अंडा जो होता है यूट्रस में ही वो पलता पूछता है, बड़ा होता है। तो यहां पर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यूट्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। अगला है कि एक घर में एक महीना के दौरान 150 यूनिट की बिजली ऊर्जा खपत होती है, ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट ऊर्जा, 1 यूनिट ऊर्जा, और यही होता है 1 BOT के बराबर, बोर्ड ऑफ ट्रेड के बराबर, और यही होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होती है। अब यहां पर समझिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक घर में एक महीना में 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। देखिए 1 यूनिट ऊर्जा का मतलब इतना जूल हो गया, 1 यूनिट ऊर्जा का मतलब इतना जूल हुआ, तो 150 का निकाल देना है। तो कह दीजिएगा कि चूंकि 1 यूनिट ऊर्जा बराबर होता है आपका ये 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है, तो कितना में निकालने के लिए कह रहा है, 250 यूनिट में पूछ रहा है यूनिट ऊर्जा। तो यहां पर ही मल्टीप्लाई कर देना है, 3.6 गुने 150 और गुने 10 का पावर 6 जूल, और इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 5.4 गुने 10 का पावर 8 जूल हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर देने पर इतना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। चलिए यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है ये। BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है, BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड होती है, बहुत सारे पूछ सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। अगला अंतिम क्वेश्चन है आपका, शुरू में ही बताए हैं आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अब बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए लिख दे रहे हैं यहां पर, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है तथा इसके लिए आवर्धन मैग्निफिकेशन हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक माने पॉजिटिव होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बताइएगा, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए तो हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m बराबर निगेटिव होती है, हमेशा निगेटिव होती है, ऑलवेज।
और याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है हमेशा धनात्मक में होती है, तो कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक में होगा आपका आवर्धन। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए हमेशा धनात्मक। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे बताया गया, कैसे समझाया गया, कैसे विचार किया गया, थोड़ा और समय ले सकते हैं, घबराइएगा मत। आप लोग घबराइएगा मत, घबराना ही आपकी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए एक क्वेश्चन ही पढ़िए, 2 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि उससे इर्द गिर्द, उसके बगल बगल से, साइड से, लेटरल साइड से, अप से, डाउन से क्वेश्चन आए तो उसको बना सकें। चलिए तो ट्रेड भी क्लास लेंगे, ट्रेड का भी क्लास लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों, और ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया। ये सब चारों ट्रेड पढ़ाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप मेरा साथ दीजिए, आपको हम सफलता की चोटी तक ले जाएंगे और आप ही नजर आएंगे किसी भी बोर्ड में, किसी भी सेंटर पर आप ही नजर आएंगे। अब मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है, मेरा ये इरादा है। चलिए सर आपसे कुछ बात करना चाहिए। स्टूडेंट्स आज से क्लास काफी धमाकेदार रहा। मैं सारा कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों का कि कुछ बच्चे का कमेंट है कि सर धुंधला दिख रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कुछ बच्चे का कमेंट है कि सर क्लास जूम कीजिए। आज पहला क्लास था, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये शेड्यूल, ये जो हमारा मिशन ग्रुप डी चला है, जिसमें पहला क्लास आपका साइंस का भी कंप्लीट हुआ है, और जितने भी क्लासेस चलेंगे सभी क्लासेस का पीडीएफ जो है, स्टडी मटेरियल, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना के नाम से। टेलीग्राम में जाओगे, लिखोगे प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना, हमारा जो लोगो है वो आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है और सभी क्लास का स्टडी मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। सभी बच्चे आप उसको देख लेना, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर लोगे, अपने पास रखोगे, उसके बाद क्लास करना काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए हमारा क्लास का आज का शेड्यूल क्या है। अब नेक्स्ट क्लास आपका होगा 11 से 12, रोशन मिश्रा सर पढ़ाएंगे, और 12 से 1 साक्षी मैम के साथ आप लोग जुड़ेंगे, जो साइंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं। हमारे पास साइंस के वेराइटी ऑफ फैकल्टी हैं, सारे स्टार फैकल्टी हैं। सुरेंद्र सर हैं, आशीष सर हैं, साक्षी मैम है, मैथ्स के स्टार फैकल्टी हैं, रोशन मिश्रा सर हैं, आंसू नायक सर हैं, पीके सिंह हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म के जितने भी महारत्न हैं वो सारे रत्नों से आपको मिलवाएंगे। और इस बार का हम लोग का मिशन है कि आप सभी को जॉब दिलाना है ना। आप सभी को मिशन ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, जितना भी एग्जामिनेशन है, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे सभी बच्चे को आपको सफलता दिलाना, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना हम लोग का मिशन है। तो सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए आप लोग कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बात को बताइए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट आकर के लाइव हो और हमारे ये फ्री सेशंस का सभी बच्चे लाभ उठा सके, है ना, और सबका रिजल्ट कंफर्म हो, याद रहे, ठीक है। तो जितना भी होगा, आपका जो भी कमेंट आप कर रहे हो, है ना, हर संभव प्रयास करेंगे उस सभी कमियों को दूर करने का। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का क्लास दीजिए सर, इलेक्ट्रिशियन का क्लास भी चलेगा, है ना, फिटर भी चलेगा, मैकेनिक भी चलेगा, ट्रेड भी पढ़ाएंगे हम लोग। आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। यह एक सिलसिला चला है आप लोगों के साथ। आपका यदि साथ हो तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ थी और रहेगी, है ना, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक, ठीक है। तो हम लोग का मेन मकसद है आप लोग का सफलता, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि 11 बजे जो हमारा सेशन आ रहा है मैथ्स का, एडवांस मैथ 4 एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीबीटी 2 स्पेशल, रोशन मिश्रा के सर, तो सभी बच्चे लाइव आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।